स्वागत है आप सभी का वर्णमाला की इस दूसरी कक्षा में। हम हैं अमरनाथ आपके साथ और आपको हिंदी का बेस तैयार कर रहे हैं, वर्णमाला सिखाते हुए, आधार तैयार कर रहे हैं वर्णमाला सिखाते हुए। हम सब ने कल वर्णमाला पढ़ी थी कल के लेक्चर में, और वर्णमाला का ये थोड़ा सा बंटवारा समझा था, बेसिक नाम समझे थे। आज हम इसी परिचर्चा में कुछ और आगे सीखते हैं। आइए चलते हैं आज के एपिसोड पर। सामने ये जो स्वर लिखे हैं, उम्मीद करता हूं, मैंने कल एक होमवर्क दिया था कि भाई जब आपके सामने आप पूरी वर्णमाला लिख लीजिए और वर्णमाला लिखने के बाद उसका बंटवारा अपने हाथ से कर लीजिएगा तो आइडिया हो जाएगा। हम लोगों ने ये सब सीख लिया था। इनको क्या कहते हैं? इनको स्वर कहते हैं। ये क्या है? ये अनुस्वार है। इसको क्या कहते हैं? इसको विसर्ग कहते हैं। नाम याद हो जाए, मैं पूरी वर्णमाला पढ़ाते हुए न जाने कितनी बार आपको ये बार बार याद करवाऊंगा। खोपड़ी में जब तक जाएगा नहीं तब तक आएगा नहीं। खोपड़ी में जाना चाहिए, कॉपी में नोट कर लिया, नोट्स बना लिया, ये सब कर लिया। ये सब माया है, मोह है, मिथ्या है। जैसे मरने के बाद आदमी के कर्म जो उसके किए हुए होते हैं वही वहां जाते हैं ना, स्वर्ग में नरक, आत्मा के साथ। ऐसा ही जो आपकी खोपड़ी में चला आया, जितनी बंद आंखों से तुम हिंदी देख सकते हो बस उतनी तुम्हारी है। बाहर दुनिया में कितनी है सब व्यर्थ है, तो हम तुम्हारी बंद आंखों में इसको भरना चाहते, इसलिए बार बार बताते रहेंगे। तो ये क्या है? अयोगवाह है, और आपको हमको उतनी बार सुन लेना है। इनको अयोगवाह कहते हैं। हमको मालूम हो गया कि ये 33 व्यंजन होते हैं हा तक, और इनमें इसको कहते हैं कवर्ग, इसको कहते हैं चवर्ग। आपको इस कदर पढ़ना है कि आपको जब मौका मिले उतनी बार आप इस वर्णमाला का डिस्क्रिप्शन ऐसे कर लें। इसको क्या कहते हैं? इसको टवर्ग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको तवर्ग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको पवर्ग कहते हैं। ये क्या है? ये अंतस्थ है। क्यों कहते हैं? अंत में स्थित है। इनको कवर्ग, टवर्ग, चवर्ग, पवर्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें पहला अक्षर जो लिखा है उसके नाम पर हम उसका नामकरण कर देते हैं वर्ग का। ये कौन होते हैं? शा सा सा हा, इसको ऊष्म कहा जाता है। ये छात्रा ज्ञात्रा क्या है? इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि जोड़ जोड़ करके बनाए गए हैं। इनको लाढ़ा लिखा हुआ है, लाढ़ा को क्या कहते हैं गुरुजी? इनको उत्क्षिप्त कहा जाता है। उत्क्षिप्त या इन्हीं को द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। कुछ लोग इसको ताड़न जात भी कहते हैं, ताड़न जात कह लेते हैं, उनकी मर्जी, खूब कह लेने दीजिए। हमको मालूम हो गया कि ये कंठ से बोला जाता है। हमको मालूम हो गया चाचा जाजा या तालू से बोले जाते हैं। और कल तो जवान चिपकाए चिपकाए के बोली गई थी। कैसे? ऐसे ना। ठाडा डाड़ा कहां से बोला जाता है? मूर्धा से बोला जाता है, मूर्धा से। ताता दादा ना कहां से बोला जाता है? ताता दादा ना दांत से बोला जाता है। और पापा बाबा माँ कहां से बोला जाता है? ये बोला जाता है होठ से, ओष्ठ से। ये सब बंटवारा हम लोगों ने कर लिया, अब मास्टर हो गए हैं। ठीक, अच्छा। और कुछ बंटवारे किए थे गुरुजी? हाँ, और किए थे। कौन कौन से किए थे? कि मास्टर साहब ये जो चाचा जाजा यहाँ है, ये जो खड़ी खड़ी लाइन है, इसको क्या बोलते हैं? इसको स्पर्श संघर्षी बोलते हैं, क्योंकि ये स्पर्श के साथ संघर्ष करता है। ये रिवाइज करना है। जब कॉपी पेन मिले तब ऐसे पूरी वर्णमाला लिख के ऐसे घेरा मार दो बस खोपड़ी में। जब तक ये ठहर नहीं जाएगा, तुम्हारे स्मृति चित्र में दिखने नहीं लगेगा, तब तक परीक्षा में गड़बड़ाएगा। और फिर मास्टर साहब एक और जोड़ा आपने बना के बताया था, ये क्या कहलाते हैं? इनको अनुनासिक कहा जाता है, अनुनासिक कहा जाता है। इतना पूरा खानदान सब हम लोगों ने कल जाना, समझा, सीखा और वर्णमाला को उच्चारण कर करके सीखा। अब आइए हम थोड़े से और विभेद में बढ़ते हैं, थोड़ा और ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और स्वरों के विभेद में जाते हैं। तो वर्णमाला में ये जो ऊपर 13 अक्षर लिखे होते हैं, अब आपको याद रहेगा सदैव कि ये जो 13 अक्षर हैं, इन 13 अक्षर में बस यही 11 स्वर हैं और किसी 12वें को स्वर नहीं कहते हैं। इसको कोई पूछे तो कहोगे अनुस्वार। अनुस्वार क्यों कहते हैं? स्वर के पीछे पीछे चलता है। अंगा की मात्रा क्या होती है? मात्रा की तरह आ जाती है, आ हल्का सा नाक में आवाज जानी है तो इसको अनुस्वर कहते हैं। प्रत्येक स्वर पर मात्रा अंग इंग मात्रा की तरह चढ़ जाता है। और आह जो है ये सब पे नहीं जा सकता है, रिही पे नहीं जा सकता है, सब पे, उहू पे नहीं जा सकता है, सब पे नहीं जाता है। ये अंग सबसे जुड़ जाता है तो स्वर के अनु माने पीछे पीछे, स्वर का पिछलग्गू स्वर के ठीक बाद में आया तो बोले स्वर के पीछे आ गया तो अनुस्वर, इसलिए इसको अनुस्वर कहते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? आह को विसर्ग बोलते हैं। यहां तक बात समझ गए? और दोनों को सम्मिलित रूप से याद रह जाएगा, अयोगवाह बोलते हैं। अब स्वरों का बंटवारा भी 2 प्रकार से किया जाता है, इस पर भी परीक्षा में सवाल आते हैं। स्वर का बंटवारा कैसे करते? तो जो 11 स्वर हैं उसमें स्वर तो स्वर हैं ही,
इन स्वरों में दो बंटवारे किए जाते हैं। अब वो बंटवारे कौन से? वही जो बचपन में तुमको सिखाया गया था। आप कहते थे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तो छोटा और बड़ा ये बचपन से तुमने बंटवारा कर रखा है ना, तो स्वर को छोटा और बड़ा में बांटा गया। अब छोटा बड़ा तो नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं। संस्कृत में कोई बढ़िया नाम बताइए। छोटे को ह्रस्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हा में रा की मात्रा लगा दो ऐसे खड़ी खड़ी, हा में रा होता है ये। देखो अगर हा में, आधे हा में रा लगाओ तो बनता है ऐसे हरा, और अगर इसी हा में री की मात्रा लगाओ री, तो ये बनता है, जानते हो कैसे? ऐसे हा लिखते हैं और इसके अंदर ये लगा देते हैं। इसको पढ़ेंगे हरी, इसको पढ़ेंगे हर। ये फर्क है, इसको जान रखिएगा। तो स्वर छोटा को कहते हैं संस्कृत में ह्रस्व, और बड़ा को क्या कहते हैं? बड़ा को कहते हैं दीर्घ। बड़ा को कहते हैं दीर्घ। तो एक है छोटा, एक है बड़ा। तो स्वर में कौन कौन से गुरुजी छोटे में आते हैं, ये अब बताना रहेगा। ये तो जानते हैं आप। तुम नीचे खिसका, बतिया नहीं मानता है कंप्यूटर, मजे ले लेता है हमसे। देखो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री। अब री का बड़ी संस्कृत में प्रयोग होता है, हिंदी में प्रयोग नहीं होता है, तो टेंशन नहीं लेना। री। और फिर ए, आए, ओ, औ, इनको सबको दीर्घ माना जाता है। क्या माना जाता है? सबको दीर्घ माना जाता है। सबको क्या माना जाता है जी? सबको दीर्घ माना जाता है। तो याद रख लीजिए ये क्या है? सब दीर्घ हैं, सब दीर्घ हैं, सब दीर्घ हैं। अच्छा, तो अब देखिए ये बड़ा, बड़ी, बड़ा हुए, इनको दीर्घ में, इनको किस में रख देते हैं? ह्रस्व में। अच्छा, एक बंटवारा और होता है। ये तो छोटा बड़ा जो बचपन से करते आए हैं वो। एक बंटवारा और होता है। वो बंटवारा कौन सा होता है? एक कंप्यूटर एक और पन्ना दो। वो बंटवारा होता है, ये माना गया कि स्वर दो प्रकार के हैं। एक तो जो ओरिजिनल है और एक जो बनाए गए हैं। जो ओरिजिनल है उनको मूल स्वर कहते हैं, और जो बनाए गए हैं उनको संयुक्त स्वर कहते हैं। गुरुजी ये क्या चीज आ गई? यह है चीज संयुक्त, माने जो हम सारे स्वर बोलते हैं, ये सारे स्वर ओरिजिनल नहीं है, सारे स्वर मूल नहीं है। मूल में कुछ स्वर बनाए गए, को कुछ ओरिजिनली स्वर होते हैं, मतलब उनमें कोई बनावट नहीं है, वो किसी से किसी में जोड़े नहीं गए हैं, स्वतंत्र ध्वनियां सब, लेकिन कुछ बनाए हुए हैं, कुछ एक्चुअल हैं। जो बनाए हुए हैं वो मूल हैं। जैसे छोटा आ, जैसे छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और री, ये सब मूल स्वरों में आते हैं। किसमें आते हैं? मूल स्वरों में आते हैं। और संयुक्त स्वर में 4 ठे आते हैं। कौन कौन से आते हैं? ये जो ए आप देखते हैं, ये जो ओ आप आए आप देखते हैं, आए, ये ओ आपने देखा है, और ये जो औ आपने देखा है, ये क्या है? ये संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर। संयुक्त कैसे? दो ठोट से जोड़ के बने हैं। जैसे ए की बात करें तो आ और ई को आपस में बोलिए मिला के, आई 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 आई, ए बन गया। आ और ई को मिलाए तो ए बन जाता है। ठीक है, आ और ई को मिलाए तो ए बन जाता है। अगर आ में ये ए मिला दिया जाए तो ए बन जाता है। अगर आ को ऊ से जोड़ो, अब ये ऐसा नहीं है कि किसी विद्वान ने कॉपी में लिख दिया है तब हमको मानना पड़ता है। आप बोल के देखिए आऊ एक साथ, आऊ 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 आऊ, ओ बन जाएगा, ओ बन जाएगा। नवोदय 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 नवोदय, और नवोदय बन जाएगा। यहीं से संधि उद्गम आरंभ होगा। इस संधि यहाँ वर्णों से सहायता लेगी। अभी संधि की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन संधि इन वर्णों से सहायता लेती, संधि इन वर्णों से सहायता लेकर कुछ बन जाती है। तो हमको समझ में आना चाहिए कि आ ई ए, आ के बाद ए जुड़ जाए तो ये, आ के बाद ऊ, और अगर आ में ओ जोड़ दिया जाए, इसका मतलब ये हुआ कि स्वर दो प्रकार के, एक तो ह्रस्व दीर्घ में बंटते हैं और दूसरे प्रकार के मूल और संयुक्त में बंटते हैं। कोई कहे मूल स्वर कौन से हैं, तो मूल स्वर कौन से हैं? जो एक्चुअली स्वर हैं, चाहे वो छोटे हैं चाहे बड़े हैं, वो मूल कहलाते हैं। और संयुक्त स्वर कौन से हैं? संयुक्त स्वर
आप कह सकते हैं कि ये 4 हैं। तो इसमें भी अगर मैं इस तरह से कह दूं कि मूल स्वरों को इस तरह से लिख दिया जाए, कैसे लिख दिया जाए? मूल 2 प्रकार के मूल स्वर, है ये मूल ही? कौन सा कलर था ये वाला? मूल स्वर। अब अगर मूल को ह्रस्व मूल को ह्रस्व और दीर्घ में बांट दिया जाए तो कहा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपसे कोई कहे मूल ह्रस्व स्वर कौन कौन से, अगर अगर खाली ह्रस्व पूछे तो छोटा छोटी छोटा, कहे मूल ह्रस्व स्वर बताओ तो ये 7 मूल हैं, ये 7 मूल स्वर हैं। इसमें कुछ ह्रस्व हैं, कुछ दीर्घ हैं, ये बाकी संयुक्त वाले सारे दीर्घ में गिने जाते हैं, तो इनमें बंटवारा करने की जरूरत नहीं है। तो बेसिक सवाल जो परीक्षाओं में पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि भाई मूल स्वर बताओ और संयुक्त स्वर बताओ। तो मूल स्वर में ये 7 हैं, अगर उन 7 में भी बंटवारा तो करेगा तो पूछे बताओ मूल में छोटा और मूल में बड़ा बताओ, तो कहो तो मूल में छोटे ऊपर वाले 4 हैं, मूल में दीर्घ जो है, मूल में बड़े जो है वो बड़ा, बड़ी और बड़ा हुआ है। और ये चारों के चारों क्या कहलाते हैं? संयुक्त स्वर कहलाते। तो संयुक्त माने जोड़ा हुआ, जैसे संयुक्त व्यंजन में छ 2 अक्षरों से जोड़ा हुआ था, जैसे त्रा 2 अक्षरों से जोड़ा हुआ था, ऐसे स्वर में 4 संयुक्त स्वर होते हैं जो 2 स्वरों को जोड़ करके बनाए गए, 2 स्वरों को जोड़ करके बनाए गए हैं। तो याद रखिएगा कि स्वर के मूल स्वर में ह्रस्व दीर्घ, ये यानी मूल स्वर माने जो एक्चुअल स्वर हैं, और संयुक्त स्वर माने जो बनाए गए मिलाए गए स्वर हैं। संयुक्त स्वर में 4 आते हैं, ए ऐ ओ औ। क्या जय बात समझ गए? समझ गए। तो वर्णमाला में हम स्वरों का बंटवारा करें तो हम पाते हैं कि ये हमारे पास मूल ह्रस्व लिखे हुए हैं और ये मूल दीर्घ लिखे हुए हैं, और ये क्या लिखे हुए हैं हमारे सामने? स्वर लिखे हुए हैं। कौन से? संयुक्त स्वर। अगर आप इसको नोट फॉर्मेट में लिखना चाहें तो आप इस तरह से लिखिए, ऐसे लिखिए स्वर, जैसा मैंने अभी पीछे बनाया था। आप ऐसे लिखिए स्वर, फिर स्वर का ऐसे एक तीर लगाइए, लिखिए मूल, और फिर लिखिए संयुक्त। मूल का बंटवारा, मूल का बंटवारा ह्रस्व और दीर्घ में कर दीजिए, और संयुक्त में बंटवारा मत करिए। तो मूल ह्रस्व में क्या लिख दीजिए? मूल ह्रस्व में लिख दीजिए आ ई उ री। दीर्घ में लिख दीजिए बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। संयुक्त में 4 ठे लिख दीजिए। कौन कौन से लिख दीजिए? ए आए ओ और आओ। कोई पूछे ये किससे किससे मिलकर के बने हैं तो वो भी धीमे से लिख दीजिए कि आ को ई से जोड़े तो ए बन जाता है, आ में ए जोड़ दें तो ये बाद वाला ए ही उठा के रख दें तो एक मात्रा बढ़ जाएगी, इसमें एक बढ़ जाती है मात्रा, आय हो जाता है। और अगर आ में ऊ जोड़ दें तो क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। और अगर आ में ये ओ ही सीधे सीधे जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है? औ बन जाता है। इस प्रकार आपने स्वरों का वर्गीकरण जाना कि स्वर मूल और संयुक्त 2 प्रकार के होते हैं। मूल वो होते हैं जो एक्चुअल होते हैं, 7 हैं मूल, जिसमें कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, और जो संयुक्त स्वर हैं उनकी गिनती 4 है। इस प्रकार 7 4 11 स्वर हो जाते हैं, और जो संयुक्त हैं उनमें ए ऐ ओ औ आते हैं, और अगर इनको कभी मात्रा में गिना जाए तो सदैव दीर्घ में ही गिना जाता है। तो इस तरह हमें यह मालूम हो गया कि मूल स्वरों के विभेद मालूम हो गए। अब इस स्वरों के विभेद के बाद हम आगे बढ़ेंगे, और व्यंजनों में अब आपको याद हो चुका है कि ये 33 व्यंजन यही हैं, 33 असली खेला यही 33 का है। कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग अंतस्थ और ऊष्म, इनका उच्चारण कंठ है, इनका उच्चारण तालु है, इनका उच्चारण मूर्धा, इनका उच्चारण दांत है, इनका उच्चारण होंठ है। ठीक, इनके भी उच्चारण पर आगे की कक्षाओं में बात होगी। संयुक्त व्यंजन में हमको मालूम है कि छात्रा ज्ञासरा 4 होते हैं। छा को का और सा से मिलकर के बनाया गया है, त्रा को आधा ता और आ से बनाया गया है, ज्ञा को आधा जा यहाँ से बनाया गया है, स्रा को आधे सा और आ से बनाया गया है। इनको उच्छिप्त अथवा द्विगुण व्यंजन कहते हैं। अच्छा, जब स्रा हम लिखते हैं तो हमारा दिल कर जाता है कि एक लंबी व्याख्या मैं आपके सम्मुख करूं। इस बात को बड़े अच्छे से समझिएगा, जीवन में वर्तनी शुद्धि का परमानेंट खेल खत्म करने जा रहे हैं। देखो, ये जो सा होता है ये वाला, वस्तुतः ये इसका सिंबल है। ये आधा सा, अगर सा में हलंत लगा दो तो आधा सा हो जाता है,
और ये ऐसे लिख दियो तो इसको क्या कहते हैं, ये आधा सा का सिंबल है। अब इस सा में आप दुनिया जोड़ सकते हो। अगर आपको इस सा में जोड़ना है, आधे सा में, अर्थात इसमें, आधा सा मतलब ये, आधा सा मतलब ये, इस आधे सा में क्या जोड़ना है आपको, रा जोड़ना है। या आप इस आधे सा में आप क्या जोड़ना चाहते हैं, री जोड़ना चाहते हैं। या आप इस आधे सा में क्या जोड़ना चाहते हैं, वा जोड़ना चाहते हैं। या आप इस आधे सा में क्या जोड़ना चाहते हैं, चा जोड़ना चाहते हैं, चा। चा जोड़ना चाहते हैं, कुछ भी। तो ये जुड़ करके क्या बनता है, तो आधे सा में रा जुड़ता है तो बच्चा ये बन जाता है श्रा। ये वाला रा ऐसे डंडे के तौर पर नीचे लगाया जाता है। इट हैज अ साउंड ऑफ आ। आपको क्या बोलना है, श्रा। क्या बोलना है, श्रा। क्या बोलना है, श्रा। और इसको जब लिखते हैं तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं शा में नीचे री लगा देते हैं, श्री। अब अगर कोई महान आत्मा तुम्हारे सामने आवे और तुमको समझाना चाहे कि भैया श्रृंगार, श्रृंगार लिख के दिखाओ, क्या लिख के दिखाओ, श्रृंगार लिख के दिखाओ, और कोई ऐसे लिख दे तुम्हारे सामने श्रृंगार, तो उसको देखो एक बार, ऐसे ऐसे प्यार से देखो, फिर उसकी ओर मुस्कुराओगे तो तुम जानते नहीं हो भाई लिखना श्रृंगार लिखा है ये। क्योंकि अगर या तो हम रा लगा लें या री लगा दे, रा लगाएंगे तो सुरा का साउंड निकलेगा, री लगाएंगे तो श्री का साउंड निकलेगा। ये क्या मुजस्समा है, ये क्या मुजस्समा है। ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है कि रा और री दोनों लगा दो, नहीं लगा सकते। तो वर्तनी शुद्धि में कभी श्रृंगार लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, श्रृंगार ऐसे लिखेंगे। और क्या, श्रृगाल माने होता है सियार, लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ये हो जाएगा सियार। तो गुरुजियों नीचे डंडा वाले रा का प्रयोग नहीं करेंगे, करेंगे। अगर श्रवण लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, श्राव लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, यहां हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर सा के साथ आ का साउंड है, मतलब सा और आ का साउंड आ रहा है तो स्र स्र ये चलेगा, और री का साउंड आ रहा है तो क्या चलेगा, श्री श्री ऐसे चलेगा। तो ये श्रृंगार श्रृगाल ऐसे लिखा जाएगा, श्रवण श्राव ऐसे लिखा जाएगा। लेकिन ये डंडा और ये दोनों मिला दिया जाए तो गलत हो जाए। एक बात समझ में आई। और देखो इस सा में वाह, कभी आपने देखा होगा, वैसे आप लिख सकते हैं श्वान, श्वान माने कुत्ता। और आपने देखा होगा कभी टाइपिंग में लिखें तो ऐसे लिखा रहता है, कई बार छपा हुआ ऐसे लिखा दिखता है। तो वो और कुछ नहीं है, जब किसी आधे अक्षर में कोई पूरा अक्षर जोड़ा जाता है, ये बड़ा गजब खेला है। जब भी किसी आधे अक्षर में कोई पूरा अक्षर जोड़ा जाता है तो पूरा अक्षर आधे अक्षर के ऊपर लद लेता है। जी, पूरा अक्षर आधे अक्षर के ऊपर लद लेता है। तो आधा, ये आधा सा है और पूरा वाह है, तो इस आधे सा का सिंबल बना के वाह को उसके ऊपर लाद दिया, तो स्वान ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। कहीं आप छपा हुआ देखे तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, गलत मत करिएगा। आप जैसे निश्चिंत लिख देते हो तो निश्चिंत ऐसे भी लिखा रहता है। और कई बार तुमने देखा होगा कि वही मिला घुचिया देते हैं, ना लिखेंगे, फिर ये सा बनाएंगे, उसमें चा लिखेंगे और इस तरह से निश्चिंत लिखेंगे। तो ये कई बात है कि आधा अक्षर और पूरा अक्षर अगल बगल लिखे जाएं तो पूरा अक्षर उसके ऊपर चढ़ लेता है। इस कंसेप्ट को हमने एक नाम दिया, क्या नाम दिया, इसको हमने नाम दिया बलवान सवारी करता है। बलवान सवारी करता है, जो बलवान होगा वही चढ़ के चलेगा, लद के चलेगा, बलवान सवारी करेगा। जैसे आपने बचपन से पढ़ा है युद्ध, सोच के देखो इसमें कौन आधा कौन पूरा, तो हैरत होगी तुमको, मजा आएगा। यू ये जो दा है ये लादे हुए है कि इसको धा को अपने ऊपर, तो दा इसमें आधा होगा और धा बच्चा इसमें पूरा होगा। ये बात बुद्धि में रख लेना, कभी गलती गुंजाइश नहीं है। और देखो जैसे जो टाइपिंग, और टाइपिंग जो लोग सीख रहे हैं, जिनको टाइपिंग हिंदी में करनी हो, जीवन में कहीं कोई टाइपिंग करनी हो, आपने टाइपिंग सीखी हो, तो वर्णमाला के हमारे तरीके से जो हम सिखा रहे हैं ऐसे जाके कहीं भी टाइपिंग कर देना। तुमसे एक गलती टाइपिंग में हो जाए, तुम फेसबुक पर कुछ लिखते हो, कुछ कहीं लिखते हो, अगर हिंदी का युद्ध लिखना है तो तुमको YUD पहले लगाना है, DH लगा दोगे तो वो गलत छपेगा, गलत छपेगा। आप हिंदी फॉन्ट लिखना अंग्रेजी के माध्यम से यदि चाहते हैं तो हमारे पैटर्न पर लिखिए, आपसे कभी गलती नहीं होगी। तो समझिए
आपको UDDH लिखना पड़ेगा, 2 बार दा लगाना पड़ेगा, तब वो युद्ध बना पाएगा। तो बेसिक यही है। और देखिए द्वारा लिखा देखे हो कभी द्वारा? हाँ गुरुजी देखे हैं। कौन आधा कौन पूरा? बलवान सवारी कर रहा है, दा आधा है, वा पूरा है, और तब ये लिखा गया है द्वारा। आप अलग अलग ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई माई का लाल गलत नहीं कह सकता है, लेकिन वही फुटकर फुटकर करके लिखने की हिंदी की प्रवृत्ति नहीं है। मिला के लिखो तो अच्छा लगता है। तो इसीलिए बेसिक सिद्धांत है, बलवान सवारी करता है, बलवान सवारी करता है, बलवान सवारी करता है। अगर लिखा है वो क्या कहते हैं, द्वारा हो गया, द्वारा युद्ध, तमाम सारे शब्द हैं। दा ही याद आ रहा है तो हम क्या करें, है जैसे मध्यम, मध्यम मध्यम तेरी भीनी हंसी, तो ये क्या लिखा है, मध्यम। ये क्या लिखा है, मध्यम। तो आप याद रखिएगा कि जब भी कभी आपको मिले कि कोई अक्षर किसी दूसरे अक्षर के ऊपर लदा है, तो जो लद के बैठा है वो बलवान है, माने पूरा है, और जो लाद के चल रहा है वो कमजोर है, अधूरा है। तो हमेशा याद रखिए जब एक अक्षर के ऊपर दूसरा अक्षर लदा हो तो जो लादे है वो कौन है, आधा, और जो लद के बैठा है वो है पूरा। तो आओ लौट चले। तो हमको समझ में नहीं, लौट कहाँ चले, वो जो बता रहे थे वहां चले। तो हमको समझ में आ गया कि अगर आधा सा और वा को मिलाएंगे तो वा इसके ऊपर लद लेगा, तो ऐसा भी स्वान लिखा मिलेगा, माने कुत्ता, ऐसा भी स्वान लिखा मिल सकता है। अगर आधा सा और चा मिला रहे हैं तो आप इस आधे सा का मतलब ये जन्माए नहीं गया कभी। यही धोखा हुआ हम लोगों के साथ। हिंदी बड़ी बढ़िया होती, मास्टरों ने खेला कर दिया, कहे ना रे हिंदी है तो तुमको आती होगी। इस मास्टर को फिर जिम्मेदारी लेनी पड़ी। साइंस बैकग्राउंड का आदमी, इंटरमीडिएट PCM, ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स का, भूगोल और अंग्रेजी पढ़ी थी हमने, BA लखनऊ विश्वविद्यालय से किया है, इसमें हमने गणित से BA किया है, भूगोल और अंग्रेजी पढ़ा है, उसके बाद हिंदी पढ़ानी शुरू कर दी। काहे? हमने देखा जो दुनिया में कोई हिंदी पढ़ा ही नहीं रहा है यार सही, जिसको देखो वही नरक मचाए पड़ा हुआ है, ये किताब ला वो किताब ला, रट लो चले जाओ यार। इतनी वैज्ञानिक भाषा, इतनी गणितीय भाषा, इतनी साइंटिफिक अप्रोच जिस भाषा में हो वो रटने की चीज है। ये हृदय की पीड़ा लगी हिंदी में, आ गए पढ़ाने, आप पढ़ो। और तुमसे भी कहते हैं, हमारी वास्तविक गुरुदक्षिणा ये नहीं है कि तुम आओ ये बैच खरीद के हमसे पढ़ रहे हो ना। वास्तविक गुरुदक्षिणा है हिंदी के प्रति जो सुलग, जो आग, जो प्रेम हमारे भीतर है, ये तुमको जिंदगी भर अपने भीतर रखना है। हम इसलिए हिंदी नहीं पढ़ाते हैं कि हिंदी पढ़ा के मास्टरी मिल जाएगी। पढ़ाने का हम गणित भी पढ़ा दें, हम गणितों के मास्टर हैं, लेकिन नहीं, हिंदी की जिम्मेदारी ली, क्योंकि हिंदी की जिम्मेदारी लोग नहीं ले रहे थे। लोग इसको बाजार के लिए पढ़ा रहे थे, हम एक मिशन के लिए पढ़ा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमसे जितने छात्र जुड़ते चले जाएं, उनकी हिंदी जीवन भर को सुधर जाए और तुम्हारी सुधर जाएगी। तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये गुरु ऋण देता हूं कि आप अपने इर्द गिर्द हिंदी के सुधार पर ध्यान देंगे। जिस ऑफिस में अधिकारी बन के बैठिएगा, जिस ऑफिस में आपकी ज्वाइनिंग होगी, जहां जहां आप नौकरी करने जाइए, व्यापार करिए, दुनिया कोई काम करिए, जीवन में रहिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, हिंदी शुद्ध रखिए। और हिंदी का कोई मजाक बनावे तो उसकी ओर लाल आंखें करके देखा, मजाक बनाने की भाषा है, 26 अक्षर वाली अंग्रेजी, 52 अक्षर की अंग्रेजी, मजाक बनाने की भाषा, हिला दीजिए उसकी खोपड़ी वर्णमाला दिखा करके। ये है असली गुरु ऋण आप पर। सुनिए, निश्चिंत ऐसे लिखेंगे तो हमको समझ में आ गया कि आधा सा ही ये सा है, यही ये। तो इसलिए जब सा में रा जोड़ते हैं तो ये बन जाता है। तो अब हम लौट के आ गए, हमको मालूम हो गया कि इसरा आधा सा में रा जोड़ करके बना है, ये ज्ञा जो है वो आधा जा यहाँ मिला करके बना है, ये त्रा आधा तारा, और छा जो है वो आधा का और शा से मिल करके बना है। इनको उच्छिप्त या दुगुण कहते हैं। तो अब ये वर्णमाला पूरी आपके जहन में है, एक रिवीजन मार करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार हमने कुछ जाना, जो जाना उसको बिंदुवार मैंने लिखा। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। याद कर लो, हिंदी में स्वर कितने? 11। अंगा को अनुस्वार कहते हैं, आहा को विसर्ग कहते हैं, ये कुल मिला के 2 अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। व्यंजनों की संख्या कभी कोई पूछे 33, कहां से कहां तक व्यंजन होते हैं? का से लेकर हा तक व्यंजन होते हैं बस। तो गुरुजी उसके बाद वालों को व्यंजन नहीं गिनते? हाँ भाई नहीं गिनते, अभी तो बताया कि हा तक व्यंजन है। ए रुक जा यार, हा तक व्यंजन है, का से लेकर हा तक। ये क्या है? ये मिलावट है, ये मिलावट है, ये बनाए हुए हैं, बनाए हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि छा कावसा से मिलकर के बना है, त्रा और ज्ञा ये लाड़ा, यहाँ डा ढा में बिंदी लगाने से बने हैं। तो ये 6 नीचे लिखने की चीज है,
है नहीं, लेकिन बच्चों को, छोटे बच्चों को प्राइमरी में जब सिखाया जाता है तो वो कंफ्यूज ना हो जाए, इसीलिए बीच बीच में लिख देंगे तो बेचारे याद नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इनको बाद में लिख दिया गया। अब जब आप बड़े हो गए, आपकी बुद्धि खुल गई है, तो हम आपको बताते हैं हाँ के बाद कोई शब्द है, वर्ण नहीं है। ये जो बाद वाले हैं ये असल में बीच बीच के हैं, ये बनाए हुए हैं। क्लियर है? ठीक, तो देखें, तो हिंदी में स्वर 11 और 2 अयोगवाह वर्ण हो गए और व्यंजनों की संख्या हो गई 33। तो 11 स्वर जोड़ो और 2 अयोगवाह जोड़ो, 33 व्यंजन जोड़ो, तो अक्षर कितने बने? 46। यही 46 है मूलतः वर्ण। मूलतः मतलब समझते हो? ओरिजिनली। बाकी सब क्या है? इनसे बनाए हुए, इन्हीं में से निकाले हुए। तो कभी परीक्षा पूछे मूलतः कितने वर्ण होते हैं, याद रखना ये टर्म लगी हो, मूलतः कितने वर्ण होते हैं, ओरिजिनली बेसिकली कितने वर्ण होते हैं, तो कहना 46। और पूछा जाए कुल वर्ण कितने या नॉर्मली, देखो मूलतः जब लगावे तभी 46 और मूलतः ना लगावे तो हर उत्तर तुम्हारा 52। मूलतः लगावे तभी 46 बोलेंगे, मूलतः ना लगावे तो तुम्हारा हर उत्तर वर्णों की संख्या का 52 होगा, चाहे कुल लिखा हो चाहे ना लिखा हो। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी? 52। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी? 52। यही बोलेंगे। पूछे हिंदी में मूलतः कितने वर्ण, तब कहना 46। समझ गए? तो ये निष्कर्ष है जो वर्णमाला के निकाले। हाँ, हिंदी शब्दकोश तथा वर्णमाला का अंतिम वर्ण है। इस पर अभी स्टार लगा दो, अभी इस पर डिटेल से बात होगी, बाकी बातें समझ लेते हैं। और व्यंजन के 5 वर्ग थे। कौन कौन से? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। ये 5 वर्ग हैं। इन 5 वर्गों में 5 पचे 25। कभी देखा करो तो मजा आ जाएगा। देखो वर्ग बना हुआ है, देयर इज ए स्क्वायर। ये क्या है? ये स्क्वायर है। देखो स्क्वायर बन रहा है कि नहीं? 5 ऐसे खड़ी खड़ी लाइन है, 5 पड़ी पड़ी, 5 पचे 25 अक्षर। ये 25 अक्षर जो वर्ग के व्यंजन हैं, ये किसी अंग का स्पर्श करके बोले जाते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? इनको स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन के 5 वर्ग जिनकी कुल संख्या 25 है, इनको स्पर्शी कहते हैं। इस पर अभी बात आपसे करनी है। चा वर्ग जो है वो स्पर्श संघर्षी है। चा पे लाइन खींच के बताया था कि चा को बोलने में क्या करना पड़ता है? चा, जबान ऊपर तालु को छोटी पर धीरे से रगड़ती है, तो इनको क्या बोलते हैं? स्पर्श संघर्षी बोलते हैं। और ये जो ऊष्म अक्षर हैं, इनको खाली संघर्षी कहा जाता है, ओनली संघर्षी। सा 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 हा, अगर इनकी बात की जाए तो ये ओनली संघर्षी हैं, ये सिर्फ संघर्षी। बात समझ गए? तो ये संघर्षी व्यंजन, ये चा वर्ग जो है वो स्पर्श संघर्षी हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अंगा, इयाड़ा नामा को पंचमाक्षर अथवा अनुनासिक कहते हैं। याद करिए, वर्णमाला में हमने ऐसे खड़ी लाइन खींची और आपको बताया कि ये क्या है? ये अनुनासिक है, अनुनासिक है। और मजे की बात, ये अपने अपने वर्ग के कौन से अक्षर हैं? 1 2 3 4 5, 5वें अक्षर हैं, इसीलिए इनको पंचम अक्षर अर्थात पंचमाक्षर कहा जाता है। इनको पंचम अक्षर अर्थात पंचमाक्षर कहा जाता है। तो आपसे कोई कहे, क्या कहे कि भैया वो कहाँ गया, अंगा इणा नामा क्या है, तो कहो अंगा इणा नामा को पंचमाक्षर अथवा अनुनासिक कहते हैं। अब ये 3 अतिरिक्त बातें आपको समझानी है। क्या समझानी है? ध्यान से देखिएगा। वे ध्वनियां जो मूलतः हिंदी की नहीं है, उनको गृहीत ध्वनियां कहते हैं। गुरुजी ये क्या होता है? तनिक अलग से समझाइए। तो समझिए, कंप्यूटर नया पन्ना दो, सुनो। कभी तुमने सुना है गाना, जरा जरा बहकता है महकता, सुने हो? अब अगर मैं कहूं, शब्दों में फर्क है। जरा माने होता है संस्कृत में बुढ़ापा, और अरबी फारसी में जरा नहीं जरा होता है। इसका मतलब होता है थोड़ा, किंचित, तनिक। अब अगर तुम कहो, अब गाना वही लिखना है तुमको और तुम लिख रहे हो जरा जरा बहकता है, तो अर्थ क्या निकलेगा? बुढ़ापा बुढ़ापा बहकता है। नहीं करना है, जरा बुढ़ापा है। तो भैया अगर हम देवनागरी में फारसी का कोई लफ्ज लिखें और आप उसकी शुद्धता चाहें, तो शुद्धता देने के लिए आपको वैसे प्रोनाउंसिएशन के लिए कुछ नए सिंबल चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो ये बिंदी लगा देते हैं, इसको नुक्ता बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? नुक्ता। तो अब इसको क्या पढ़ेंगे? ये है जा और ये जा। ये क्या है? जा, ये है जा।
तो जो फारसी की ध्वनियां हैं जिनमें जा, फा, खा, का ऐसे बोला जाता है, जो प्रोनाउंसिएशन अरबी फारसी के हैं, तो अरबी फारसी के प्रोनाउंसिएशन को शुद्ध रखने के लिए हम हिंदी वालों ने अपना दिल बड़ा किया। याद रखना, दुनिया की किसी भाषा ने दिल बड़ा नहीं किया। अंग्रेजी, हिंदी का कोई प्रोनाउंसिएशन अंग्रेजी में नहीं है तो अंग्रेजी ने उनको जगह नहीं दी, बोले हमारी तरीके से बोलो। अरबी फारसी ने हिंदी के लिए अपने यहां दरवाजे नहीं खोले, हमने दुनिया की सब भाषाओं के लिए दरवाजे खोले। आओ, अंग्रेजी को हिंदी में लिखना चाहते हो चले आओ, अरबी फारसी को हिंदी में लिखना चाहते हो चले आओ, हमसे सहिष्णु, हमसे समावेशी भाषा दुनिया में कोई है ये नहीं है। तो हमने अरबी फारसी का प्रोनाउंसिएशन सही करने के लिए अपने जा के नीचे नुक्ता लगवा लिया। जब हिंदी में जा लिखेंगे, जैसे अरबी फारसी में होता है जिंदगी तो नुक्ता लगाया जाता है, और हिंदी में होता है जीवन, इसमें नुक्ता नहीं लगाया जाता है। हिंदी और संस्कृत के किसी शब्द में नुक्ता नहीं नीचे लगाएंगे, लेकिन अगर वो अरबी फारसी मूल का है तो उसके नीचे ही नुक्ता लगा दिया जाता है। इसको नुक्ता बोलते हैं। शब्द के नीचे बिंदी लग दो तो नुक्ता होता है। ऐसे फा के नीचे लगा दिया, फा हो जाता है। फा, 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 का, 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 का। गजल, ये जो लिखा है क्या लिखा है? ये लिखा है गजल, और आप इसको कर क्या सकते हैं? आप इसको कर सकते हैं गजल, 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 गजल। ये प्रोनाउंसिएशन की बातें हैं। क्या हम प्रोनाउंसिएशन सिखा रहे हैं? नहीं, हम तुमको ये बताना चाहते हैं कि हिंदी ने अरबी फारसी के ये बिंदी लगे वाले शब्दों को, ये बिंदी लगा के उनको अरबी फारसी प्रोनाउंसिएशन का एक सिंबल दे दिया है। तो ये जो ध्वनियां है, जा तो हमारा है लेकिन जा हमारा नहीं है, गा तो हमारा, गा हमारा नहीं है। और ये क्या है? हमारी सहिष्णुता है। हमने उस भाषा को शुद्धतम रूप लिखने के लिए अपनी ओर यहाँ दिया है। ये थोड़ा है हमारे यहाँ था नहीं तो हमने ले लिया है। वो 26 अक्षरी और वो 32-33 अक्षरी भाषाओं में कुछ है? कुछ नहीं। हम तो 52 अक्षरी, हमारे पास तो सब है, लेकिन हमने सहिष्णुता दिखाई है। तो हम दुनिया की सब भाषाओं को अपने यहाँ बोलने के लिए शब्द देते हैं, आवाज देते हैं। तो जब अरबी फारसी का कोई प्रोनाउंसिएशन करना हो तो अरबी फारसी के उस प्रोनाउंसिएशन को शुद्ध करने के लिए हिंदी में नुक्ता लगा के जो ध्वनियां ले आई गई, नुक्ता लगा के, का, खा, गा, जा, फा। तो इन ध्वनियों को, अब ये क्या हिंदी की हैं? हिंदी की नहीं है, ओरिजिनली कहाँ की? दूसरी भाषाओं की हैं। तो आगत माने क्या होता है? आया हुआ। आगत का अर्थ जान लो, आगत माने आया हुआ। और गृहीत माने ग्रहण किया हुआ, ग्रहण किया हुआ। तो जब हम कहते हैं हिंदी में आगत अथवा गृहीत ध्वनियां, तो इसका मतलब वे ध्वनियां जो हिंदी की नहीं है, जो हमने विदेशी भाषाओं से लाई हैं, आई हुई हैं, जो ग्रहण की हुई ध्वनियां हैं, उन्हीं के लिए आगत अथवा, दोनों का मतलब एक है। कहा जाए आगत ध्वनि तो का, खा, जा, गा, सा, फा लगा देना, और कहा जाए गृहीत ध्वनि तो ये लगा देना। गुरुजी ये वाला क्या है? इसके नीचे नुक्ता तो नहीं लगा, ये क्या है? ये है अंग्रेजी के बबुआ। अंग्रेजी के बबुआ हैं ये। आप देखो, आप बचपन में पढ़े होगे वो लाइफ बॉय, लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां, लाइफ बॉय। अब ये ऐसे लिख देते थे। अब सोचो, अंग्रेजी में BOY लिखा है, अब इसको पढ़ो तुम बोय, क्योंकि हमारे यहां तो ओ है तो हम बोय पढ़े तो गलत है, और हम इसको पढ़े बाय तो भी गलत है। बोय भी गलत है, बाय भी गलत है। अंग्रेजी में आ और ओ के बीच एक साउंड है, आ और ओ के बीच एक साउंड है। हिंदी में नहीं है, ये अंग्रेजी में है आ। तो इसको क्या पढ़ते हैं? बॉय, बॉय, बॉय। डॉक्टर गलत है, डॉक्टर गलत है, डॉक्टर। इसीलिए ये चांद बना दी जाती है, इसके नीचे बिंदी नहीं लगा सकते, क्योंकि ये चांद अंग्रेजी के प्रोनाउंसिएशन को हिंदी में रिप्रेजेंट करने के लिए बनाई गई है। हाँ, तो ये क्या है? डॉ, डॉ। तो ये क्या है? डॉक्टर। ये क्या है? डॉक्टर। डॉक्टर नहीं बोलेंगे, डॉक्टर नहीं बोलेंगे। तो ये अंग्रेजी का जो अ है, अ, ये अंग्रेजी की ध्वनियों को रिप्रेजेंट करने के लिए हिंदी में हमने ग्रहण कर लिया है। तो फिर ये भी क्या हो गया? हमारी ग्रहित ध्वनि हो गई। तो ये अरबी फारसी से ग्रहित हैं, ये अंग्रेजी से ग्रहित हैं। तो आपको तुमसे कहे कि बताओ हिंदी में आगत अथवा ग्रहित ध्वनियां कौन सी हैं, तो मुस्कुराना
कहना जो दूसरी भाषाओं से हिंदी में आई हैं, इन्हीं को ग्रहित माने ग्रहण की हुई या आगत अर्थात आई हुई ध्वनियां कहा जाता है। क्या जय बात समझ गए? समझ गए। अंगयण नामक को पंचमाक्षर अथवा अनुनासिक कहते हैं, समझ गए? समझ गए। अब आते हैं स्वर के भेद पर। तो स्वर के 3 भेद माने जाते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। समझिएगा प्लुत क्या होता है इसको समझ लेते हैं। ह्रस्व की बात करते हैं तो ह्रस्व माने छोटा, दीर्घ माने क्या होता है? बड़ा। ये इसलिए बता रहा हूं कि परीक्षा में पूछा जाता है कि प्लुत क्या है, आ चुका है, बहुत परीक्षाओं में आ चुका है, हिंदुस्तान भर की परीक्षाओं में आ चुका है। प्लुत क्या है? तो प्लुत स्वर का एक भेद है। कैसे गुरुजी? ह्रस्व छोटा है, दीर्घ बड़ा है, और प्लुत बड़े से बड़ा है, उससे एक कदम और बड़ा है। एग्जाम्पल बताइए। जैसे आप कहते हैं आ, और जब आप कहते हैं बड़ा तो ये दीर्घ हो जाता है, और जब आप कहते हैं आ, हाँ, मतलब प्रोनाउंसिएशन, बोलने में कम समय लग रहा है आ, थोड़ा ज्यादा समय लगा तो आ, और ज्यादा समय लगा आ, तो इसको प्लुत बोल देते हैं। प्लुत का प्रयोग सिर्फ एक जगह हिंदी में होता है, और वो भी संस्कृत से आयातित है, वो ओम लिखने में। बाकी प्लुत का प्रयोग हिंदी में नहीं होता है। इसीलिए इस सवाल पर बड़ी बहस हो जाती है कि बताओ हिंदी में स्वर कितने हैं, 2 हैं कि 3 हैं? तो हिंदी वाले 2 पर अड़े हुए हैं, इसीलिए सवाल हर बार विवादास्पद बन जाता है कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 2, वो ह्रस्व और दीर्घ। प्लुत संस्कृत का प्रभाव है, इसीलिए हिंदी में 2 मानने वाले और 3 मानने वाले में झगड़ा बना रहता है। तो पहले सवाल पूछ करके बहुत बार झगड़े हो चुके हैं। अब एग्जामिनर कायदे से इस सवाल को नहीं रखता कि वो स्वर के भेद पूछ ले। अब ये खाली तुमको प्रैक्टिस सेट में मिलेगा, लेकिन अगर पूछ ले और चूंकि तुम हिंदी पर्चा देते हो तो तुम दुइये लगाना, और ये सोच के 2 लगा देना कि ह्रस्व दीर्घ होते हैं, हिंदी में तो 2 ही माने जाते हैं, ये सोच के लगा देना। लेकिन अगर तुमसे कोई परीक्षा पहली बात तो पूछबे नहीं करेगा तो इस विवाद में मत पड़िएगा, वो पूछ दे तो 2 लगा देना, बाकी देखा जाएगा। आयोग जिस करवट बैठेगा उसके अपोजिट करवट हम बैठा लेंगे वो तो हमारे हाथ में है। तो ह्रस्व दीर्घ हो गया। और प्लुत क्या होता है? इसका प्रयोग कहाँ होता है? जब आपने कभी देखा होगा ये वाला जो ओम है, जब आप कभी इसको ऐसे लिखते हैं ओ, आपने देखा ओ के आगे लोग 3 लगा देते हैं। गिनती का 3 है, ये हिंदी वाला 3 है, ये छोटा ऊ नहीं है, ये हिंदी का देवनागरी का 3 है। तो इस 3 का मतलब क्या हुआ कि ओ को कम से कम 3 बार पढ़ना है। ओम, आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं ओम, तो ये लघु उच्चारण है। फिर आप पढ़े ओम, ये दीर्घ उच्चारण है। और जब आप इसका सही उच्चारण करेंगे तो होगा ओ, यानी ओ को 2 से ज्यादा समय देना है, 3 मात्रा का लगभग समय देना है, तो प्लुत हो जाता है। एक मात्रो भवेत ह्रस्वः, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते। एक मात्रा से ह्रस्व बनता है और 2 मात्रा से दीर्घ माना जाता है। जब 2 से अधिक मात्रा होती है तभी उसको प्लुत माना जाता है। तो यदि किसी अक्षर को इसका प्रयोग हिंदी में नहीं मिलेगा तो ढूंढिए मत, बस खाली एक ओम में जानिए। जब आपको लगे कि संस्कृत का कोई शब्द ऐसा है जहां पर आप रुके हैं और रुक करके 2 से ज्यादा मात्रा किसको बोलते हैं? बोलने में जो समय लगता है उसी को तो मात्रा बोलते हैं। अ कम समय लगा, आ ज्यादा समय लगा, आ और ज्यादा समय लगा, तो बोलने में सबसे कम समय लगे तो ह्रस्व या लघु मात्रा, और बोलने में थोड़ा ज्यादा समय लगे तो दीर्घ या गुरु मात्रा, और अगर उससे भी ज्यादा समय लगे तो उसको प्लुत मात्रा बोल देते हैं। तो स्वर के मात्रा के आधार पर 3 भेद प्रचलित हैं। संस्कृत के आधार पर ह्रस्व दीर्घ प्लुत, हिंदी में माने तो दुइये लिख देना, टेंशन नहीं लेना। चल, तो ये बिंदु हम समझ गए। स्वर के 3 भेद, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, हिंदी में गिनती आवे तो दुइये मान लेना। वे ध्वनियां जो मूलतः हिंदी की नहीं आगत अथवा ग्रहित कहलाती हैं। विदेशी ध्वनियों को हिंदी में ग्रहित आगत कहा जाता है। अंगायणानामा को पंचमाक्षर अथवा अनुनासिक कहते हैं। ऊष्म के ये सा सा साहा और संघर्षी व्यंजन, ये इनको ऊष्म व्यंजनों को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। च वर्ग को स्पर्शंघर्षी कहते हैं। व्यंजन के 5 वर्ग हैं जिनकी संख्या 25 है, इनको स्पर्शी कहते हैं। ये वाला बिंदु हमको पढ़ाना है। छठा बिंदु, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52, मूलतः वर्णों की संख्या 46, व्यंजनों की संख्या 33, अंगाहा जो है वह योगवावर्ण है, और हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। दैट्स इट। ये बेसिक अभी खत्म नहीं हुआ बड़ा वाला, अभी तो हौले हौले रफ्ता रफ्ता बहुत कुछ सीखना है। तो आइए शब्दकोश की बात कर लेते हैं। हाँ, हिंदी शब्दकोश तथा वर्णमाला का अंतिम वर्ण माना जाता है, अंतिम वर्ण। हाँ, हिंदी शब्दकोश, हाँ के बाद कुछ नहीं। इस बात को आज मैं प्रैक्टिकली समझाता हूं।
तो इस बात को प्रैक्टिकली समझने के लिए आपके दो टॉपिक तैयार हो जाएंगे। एक तो डिक्शनरी के सवाल तैयार हो जाएंगे आज, और दूसरे वर्णमाला वर्ण विच्छेद के सवाल। हर पेपर में वर्ण विच्छेद का सवाल एक आ रहा है। संत लिखा है, इसको तोड़ के दिखा दीजिए, विद्या लिखा है, इसको तोड़ के दिखा दीजिए। तो अब आप तैयार हैं क्या वर्ण विच्छेद समझे और ये जो बिंदु हमने लिखा है इस बात को समझे? तो आइए कंप्यूटर जी से एक पन्ना मांगते हैं और आपको सिखाते हैं वर्ण विच्छेद क्या है। तो वर्ण विच्छेद जानने से पहले आपको सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि वर्ण क्या है, अक्षर क्या है। गहरी सांस ले लीजिए, बहुत नई नई बातें आने जा रही हैं। वर्ण क्या है, अक्षर क्या है, क्या ये एक होते हैं या इनमें भेद होता है, ये अलग अलग हैं कि एक है? तो समझिए, वर्ण और अक्षर अलग अलग होते हैं। तो गुरुजी ध्वनि क्या है? ध्वनि भी एक चीज है। ध्वनि का साधारण मतलब आवाज। आवाज, हम बोले आ, यह भी ध्वनि है। हमने ये लिया और ये गिलास लिया, यह भी ध्वनि है, यह भी ध्वनि है। ताली बजा दिया, यह भी ध्वनि है। लेकिन जब ध्वनि का पढ़ने लिखने में उपयोग किया जाए, उस ध्वनि को कोई पहचान के नाम, ध्वनि दुनिया में जितनी आवाजें सुनो सब ध्वनि। तो ध्वनि ध्वनि है, माने आवाज है, सिंपली ध्वनि, कोई भी आवाज हो सकती है। लेकिन जब हम भाषा पढ़ने बैठे तो उस ध्वनि को पहचान पहचान करके जब नाम दिए गए तो वो वर्ण बने। आ वर्ण है, ई वर्ण है, ये ध्वनि है। ठक पट खड़क चक झापड़ आ सा, ये सब ध्वनि है। लेकिन आ वर्ण है, ई वर्ण है, उ वर्ण है, का वर्ण है, खा वर्ण है, ये सब वर्ण है। क्या है? वर्ण है। वर्ण माने कि उन आवाजों को जो इस असंख्य दुनिया में आवाजें भरी पड़ी हैं, इनमें से पढ़ने लिखने के लिए बेसिक आवाजें जब इकट्ठा की गई, उनकी पहचान की गई, उनके नाम ढूंढे गए, तब उनको क्या कहा गया? वर्ण कहा गया। तो ध्वनि बहुत व्यापक टर्म है, वर्ण कुछ स्पेशल टर्म है। तो वर्ण क्या है? वे ध्वनियां जिनको तोड़ा नहीं जा सकता। मतलब वे आवाजें, वर्ण तो हम समझ गए कि छोटा बड़ा छोटी बड़ी ये सब किसमें आते हैं? वर्ण में आते हैं। लेकिन वे ध्वनियां जिनको तोड़ नहीं सकते फर्दर, माने जो मूल ध्वनि है, पढ़ाई लिखाई में, पहचान में, लिखने पढ़ने में जिन मूल ध्वनियों को पहचाना गया, वो मूल ध्वनियां जो उसके नीचे नहीं जा सकती, वो वर्ण है। और आपने हमसे आज क्या पढ़ी है? वर्णमाला। वो जितने आपने पढ़े हैं 52, वो कहीं ना कहीं वर्ण है, क्योंकि उन्हीं वर्णों को माला के रूप में पिरोया गया है, वर्ण है। तो गुरुजी अगर ये सब वर्ण है, तोड़ा, जैसे अब मैं आपसे कहता हूं आ को तोड़ दीजिए, क्या तोड़ सकते? नहीं तोड़ सकते। हम आपसे कहें ई, टूट सकता है? अरे बड़ी भी नहीं टूट सकता है। आप ये नहीं कह सकते ई, वो तो प्रयोग है कि ई बोलेंगे तो ई हो जाएगा, वो टूट नहीं सकता है फर्दर। लेकिन अगर कोई शब्द लिखा है, आपके सामने लिखा है कमल लिखा है, कमल टूट सकता है। या आपके सामने खाली का लिखा है, खाली का लिखा है, तो ये टूट सकता है, क्योंकि ये अक्षर है। अच्छा गुरुजी, तो ये अक्षर है, तो मतलब ये कि ये व्यंजन स्वर की सहायता से बोला जा रहा है। जब आप समूचा का लिखते हैं तो ये अक्षर है। आपकी समझ के लिए, छोटे बच्चों को कंफ्यूजन ना हो, हर नीचे से अक्षर के लिए डंडा क्यों लगा है? इसीलिए बचपन में तुमको वर्णमाला में वो समूचा अक्षर दिखाया गया, जो असल वर्णमाला होनी चाहिए, असल वर्णमाला, रियल वर्णमाला। उसमें का, खा, गा, घा, अंगा सबके नीचे ऐसे हलंत लगा के लिखा जाना चाहिए।
टाठा डाडा सबके नीचे हलंत लिखा, असली वर्णमाला वो मानी जाएगी। लेकिन प्राइमरी स्तर पर अगर हम ये वर्णमाला सिखाने लग जाएंगे तो बालक कहेगा जा यार नरक मचाए हो, जाने का डंडा लगा दे रहे हो, का ही तो लिखा हुआ है। अब आप बड़े हो गए हैं, अब आपको अंतर जाना चाहिए कि का जो है ये अक्षर है, क्योंकि ये दो वर्णों से मिलकर के बना है। इसमें एक ये स्वर है और नहीं सॉरी, ये है मूल व्यंजन। ये क्या है? ये है मूल व्यंजन। ये पूरा मिटाओ यार। ये है व्यंजन, ये है असली व्यंजन। कोई व्यंजन असली कब होता है? जब उसके नीचे हलंत लगा होता है, तभी वो असली व्यंजन है। अगर हलंत नहीं लगा है तो व्यंजन असली नहीं है, पक्का वो किसी स्वर की सहायता से लिखा गया है। तो समझ में आ रहा है? अक्षर कौन? जो तोड़े जा सकते हैं। माने वर्ण सबसे छोटा है, अक्षर उससे कुछ बड़ा है। लेकिन साधारण अर्थ में हम वर्ण और अक्षर को एक मानते हैं बोलने के लिए। अब का वर्ण लिख दो, या अच्छा चलो ये किस अक्षर से शुरू होता है, तो साधारण बोलचाल में उतनी ज्यादा मीन मेख नहीं निकालते। साधारण बोलचाल में आप भगवान के सामने खड़े होते हैं, ऐसे 15 आप मंदिर में पहुंचे, वहां 5 मूर्तियां, आप ऐसे हाथ जोड़ करके भगवान हमारी रक्षा करो ऐसे कह देते हैं। लेकिन जब पंडित जी पूजा करवाते हैं, विशेष विधान करते हैं, तब वो एक बार गणेश जी पर पंचोपचार पूजन या षोडशोपचार करवाएंगे, फिर वो लक्ष्मी जी का अलग पूजन मंत्र से करेंगे, फिर इनका अलग मंत्र से करेंगे, फिर इनका अलग मंत्र से करेंगे। तो जब हम डिटेल में घुसते हैं तब अलग, वरना जनरल में है भगवान, काम चल जाता है। तो जनरल वे में वर्ण अक्षर भले समान माने जाते हों, लेकिन वर्ण वे हैं जो मूल ध्वनियां हैं, एक्चुअल ध्वनियां हैं, जिनको और तोड़ नहीं सकते हो। तो आ ई उ री ए आई ओ आओ, ये सब मूल ध्वनियों में आते हैं। वो स्वर दोठे से मिलकर के बना, इसका मतलब ये नहीं कि वो तोड़ा गया है, वो ध्वनि मूल है। आप जब बोलेंगे तो ओ ही बोलेंगे। आपको ये समझाने के लिए बताया गया कि वो संयुक्त स्वर है, वो अलग विभेद है, लेकिन वो मूल ध्वनि है, वो अक्षर नहीं, मूल ध्वनि है। काखा गाघा, इनमें जब हलंत लगा के लिखेंगे तो ये सब क्या है? मूल ध्वनि है। और बेसिकली अक्षर का जो आरंभ होता है वो व्यंजन से होता है। तो आपने कहा का, तो इसमें आधा का और आ दोनों जुड़ा हुआ है। याद रखिए, जिसका कोई नहीं उसका तो छोटा है यारों, जिसका कोई नहीं उसका तो छोटा है यारों। अगर कोई मात्रा लगी है तो कह देते हैं इस व्यंजन पर छोटी की मात्रा है, और जब तुमको कोई मात्रा ना दिखाई पड़े तो समझना कि इसमें छोटा की मात्रा लगी हुई है। क्योंकि व्यंजन वो हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन वो हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ये बात मगज में रख लेनी है। व्यंजन वो हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो यहाँ एक परिभाषा देते हैं, स्वर, वर्ण कौन है? स्वर कौन है? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, ठीक। और व्यंजन कौन है? जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। आज गुरुजी इस परिभाषा का अर्थ समझ में आया। पहले खाली रटा हुआ था, आज समझ में आया है कि आप आधे का को अकेले बोल ही नहीं सकते, बोल ही नहीं सकते, अकेले बोल ही नहीं सकते, असंभव। तो आ निकल जाएगा भाई, निकल जाएगा। यानी ये जो का है ये व्यंजन है, और अब जब इस का को आ का सहारा मिलेगा तब ये का बनेगा। तो स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, और व्यंजन वो हैं जो किसी की सहायता से बोले जाते हैं। बिना स्वर की सहायता के व्यंजन को बोल नहीं सकते। तो प्रत्येक व्यंजन में कोई ना कोई स्वर समाया है, प्रत्येक व्यंजन में कोई ना कोई स्वर समाया है। ये बात अब इस बुद्धि में चली जानी चाहिए। तो अब अगर तुमसे कहा जाए, तब टॉपिक शुरू होता है वर्ण विच्छेद का। अब कोई तुमसे कहे कि चलो का को तोड़ो, तो तुम कहोगे का आ। कोई तुमसे कहे चलो कम को तोड़ो, तो तुम कहोगे आधा का में छोटा आ है और आधे माँ में छोटा आ है। कोई तुमसे कहे कमी को तोड़ो,
तो तुम कहोगे आधा का में छोटा आ है और आधे माँ में बड़ी ई है। वर्ण, अब आप कर क्या रहे हैं, स्वर व्यंजन अलग अलग कर दे रहे हैं, तो स्वर और व्यंजन को ही तो क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। और आप क्या कर रहे हैं, वर्ण का विच्छेद कर रहे हैं। दिस इज द टॉपिक, वर्ण विच्छेद। हर पेपर में पूछा जाता है। तोड़ दो, करना क्या है, स्वर और व्यंजन को अलग अलग कर देना है, और कुछ थोड़े ना करना था। और देखिए कौन कलर लेके चल रहे थे ये, और देखिए हमने कहा अच्छा भैया कमी तो तोड़ दिए, अब जरा कृमि को तोड़ो, कृमि को तोड़ो, अभी तोड़ दे रहे हैं। आधा का है, इस पर कौन सी मात्रा लगी है, इस पर री से ऋषि की मात्रा लगी है। अब आधा माँ, और इस पर कौन सी मात्रा लगी है, छोटी की मात्रा लगी है। आपने क्या कर दिया, बस करना कुछ नहीं है, स्वर व्यंजन को अलग 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 लिखिए। व्यंजन जब भी लिखा जाएगा तो उसके नीचे हलंत लगेगा, तभी वो असली व्यंजन है, वरना बनुआ है, यानी कि उसने किसी से सहायता ले रखी। तो अब हम ध्वनि, वर्ण और अक्षर का अंतर जान गए। ध्वनि क्या है, कोई भी आवाज। वर्ण क्या है, पढ़ने लिखने में जो मूल ध्वनियां हैं, जिनको और तोड़ा नहीं जा सकता, जिनके और खंड नहीं किए जा सकते, उन ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। ध्वनि को भाषा की इकाई नहीं कहते। भाषा की सबसे छोटी इकाई इसीलिए किसको बोलते हैं, वर्ण को बोलते हैं। वर्ण से छोटा कुछ नहीं। वर्ण के ऊपर चढ़ते हैं तब अक्षर आता है। जब दो अक्षर, दो वर्ण या तीन वर्ण मिल करके कोई शब्द बना दे तो वो अक्षर बन जाता है। अब वो अक्षर में बड़े बड़े भी आ जाएंगे, कोई सिंबल भी आ जाएगा, बड़ा भी आ जाएगा। अंग्रेजी वाले अक्षर के लिए सिलेबल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब ये वर्ण जब हमको समझ में आ गया तो हमसे कहा गया वर्ण का विच्छेद कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं। वर्ण विच्छेद करना मतलब स्वर व्यंजन अलग अलग लिखना, स्वर व्यंजन अलग अलग लिखना। ये स्वर व्यंजन अलग अलग लिखना है। तो ये हो गया कृमि। अच्छा गुरुजी कृमि हो गया, क्रम को तोड़ो। अब वो याद करिए बात, बलवान सवारी करता है। बताओ लद के कौन बैठा है, रा, लादे कौन है, का, तो का बेचारा आधा होगा। इसके ऊपर कौन चढ़ा है, पूरा रा। भाई पूरा रा तो चढ़ा है, और पूरा रा को और तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, इसको आधा रा करेंगे तब छोटा करेंगे, समझिए। अब आगे क्या, यहां पहले इस बात को समझ लीजिए। देखिए देखो, अगर हमने कहा क्रा, तो क्रा कैसे बना है, आधा का में रा जोड़ने से तो बना है। स्रा हम लिख रहे थे तो आधे ता में पूरा रा तो जोड़ रहे थे। त्रा कैसे बनता है, आधे ता में पूरा रा जोड़ने से तो बनता है। तो अगर हमको क्रा का वर्ण विच्छेद करना है तो पहले आधा का अलग किया, फिर जब रा अलग किया तो वर्ण विच्छेद कर रहे हैं तो आधा रा और आ करना पड़ेगा, तब ये बनेगा। अगर हमको त्रा का वर्ण विच्छेद करना हो तो क्या करेंगे, आधा ता ये लिख दिया, रा के दो टुकड़े होंगे, आधा रा और छोटा, तब ये वर्ण विच्छेद होगा। ये है वर्ण विच्छेद का खेला बच्चा। अब देखो हमसे कहा गया कि बदलिए, इसको तोड़िए, तो हमने कहा आधा रा और माँ, ये क्रा जो है ये तीन में टूटा। अब आगे आएगा माँ, इसको हमने किया आधा माँ। आ गई बात वर्ण विच्छेद की, जी गुरुजी आ रही है। और किया जाए, चलो संत का वर्ण विच्छेद करते हैं। तो सा आधा सा, इसमें छोटा है जिसका कोई नहीं, उसका तो छोटा है आरो, याद रखना छोटा है आरो। तो ये क्या हो जाएगा, आधा सा में छोटा जुड़ गया। अब उसके बाद अन्ना तो ऑलरेडी गुरुजी आधा लिखा है, आधा लिखा है माने स्वतंत्र व्यंजन लिखा है, स्वतंत्र व्यंजन लिखा है। हाँ, अब वो सहारा ले लेता है, ता का तो बोल लिया जाता है, कैसे भी बोल लिया जाता है, लेकिन ये आधा लिखा है, इसका मतलब व्यंजन है, इसमें कोई मात्रा नहीं, तो आधा ना। आगे क्या लिख देंगे, आधा ता, तो ये हो जाएगा संत, संत। और लिखा है बड़ा सा लिखो, प्रतिस्पर्धा। अच्छा पहले लिखो कर्म, तो कर्म क्या है, तो कर्म में का आ, पहले का को तोड़ लो। ये जो खोपड़ी के ऊपर रा चढ़ा होता है ये आधा रा होता है, तो इसको यहां बीच में लिख दो।
खोपड़ी के ऊपर जो रा होता है ये सदैव आधा रा होता है, इसमें कुछ होता नहीं है, बस आधा रा को ही, मतलब आधा रा माने ये खोपड़ी पे चढ़ा रा। जब भी इसको ये लिखा हो तो आधा रा समझिएगा। और ये जो नीचे डंडा लगता है ये पूरा रा होता है, पूरा रा। खोपड़ी पे चढ़ता है आधा रा होता है। तो ये क्या होगा, कर म। वस्तुतः ये क्या लिखा था, वस्तुतः ये लिखा था का आधा रा और मा, यही तो लिखा था। असल में ये लिखा था तो का को तोड़ा का आ में, आधा रा को तोड़ा आधे रा में, और माँ को तोड़ा माँ और आ में। इस तरह वर्ण विच्छेद होगा। बड़े से बड़ा बना लो, बस एक एक अक्षर को तोड़ते चले जाओ और छूटे कुछ ना। अब प्रतिस्पर्धा को तोड़ो तो पहले क्या लिखा है, प्रा, तो प्रा में क्या है, इतना तो जान ही गए हो कि आधा पाओ पूरा रा है। तो प्रा कैसे टूटेगा, पहले आधा पा, फिर रा भी तो टूटेगा, आधा रा। अब ये टूटा प्रा, ये टूटा प्रा। अब आगे आधा ता, आधे ता पे लगी है छोटी ई की मात्रा, तो ये हो गया ती। फिर क्या, आधा सा, फिर उसके बाद पा है तो आधा पा और छोटा आ, तो प्रातिस पहुंच गए। और ये खोपड़ी वाला रा क्या है, आधा रा है, निपट गया आधा रा। फिर आगे धनुष वाले धा पे धा को करिए आधा, और उसमें लगी है बड़ा की मात्रा, तो लगा दीजिए। कोई माइकालाल कभी तुमसे वर्ण विच्छेद गलत करवा दे तो कहो। वर्ण अलग करो, एक एक अक्षर के बाद क्या आया उसको लिखते चले जाओ। और जिसको ये आ गया वो अगर कोई दुनिया में टाइपिंग सीखने जाए तो उससे कभी गलती नहीं हो, क्योंकि उसे मालूम है कि पहले कौन कौन अक्षर के बाद क्या क्या आ रहा है। दुनिया भर के टाइपिस्टों को ये सिखाया जाना चाहिए। हिंदी हिंदुस्तान में गलत करने का श्रेय टाइपिस्टों का, इसीलिए मैं टाइपिस्टों का जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि ये बिना हिंदी पढ़े खाली टाइपिंग सीख लिए, बस गड़बड़ कर दिए, जो जी में आया लिख दिया, वही चल गया, वही चल गया। कोई प्रूफ रीड नहीं कर पाया तो वही गलती चल गई। अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण है नई दिल्ली। हिंदी में नई शब्द कायदे से होना नहीं चाहिए, हिंदी में कायदे से नई शब्द होता है, लेकिन किसी ने रेलवे स्टेशन पर लिख दिया ना पर बड़ी की ना, बड़ी की बड़ी ही और दिल्ली, चल गया नहीं दिल्ली। अब क्या करा जाए, अब यही चल रहा है बड़ी वाला, अब उसको कौन बदले। तो देखिए हमको वर्ण विच्छेद समझ में आ रहा है, हाँ समझ में आ रहा है। अब अगला अभ्यास क्या है, अपने अपने नाम का वर्ण विच्छेद कर डालिए। चलिए कर डालिए अपने अपने नाम का वर्ण विच्छेद। हम अपने नाम का वर्ण विच्छेद कर दे रहे हैं, आप अपने अपने नाम का कर लीजिए। अमरनाथ लिखा है, हमारा नाम अमरनाथ होता है। चलो, आ नहीं टूटेगा, माँ टूटेगा, माँ, और ये क्या हो गया, छोटा माँ। फिर रा टूटेगा, जी टूटेगा, रा, आ, ये लिखा है अमर, हाय करम, ये लिखा है अमर। आगे नाथ, आधा ना, उस पे बड़ा ना, फिर क्या था, उस पे छोटा नाथ, अमरनाथ। बात समझ में आ गई, ठीक। कोई भी शब्द ले लिया, जैसे भारत, आधा भा, बड़ा आ, रा और छोटा और ता और छोटा, भारत। बात समझ गए। और देखें ग्रामीण, ग्रामीण, तो ये क्या है, आधा गा, आधा गा, ग्रा, ग्रा कैसे बना होगा, आधे गा में रा जुड़ा हो और रा पे बड़क मात्रा है, तभी तो ग्रा बना। तो गा और फिर रा, रा आधा, और इस पर लगा दिया बड़ा आ, अब ये बना ग्रा, ग्रा खत्म। अब आधा माँ और उस पे बड़ी और आधा अड़ा और फिर पूरा, तब ये बनेगा ग्रामीण। तो बच्चा स्वर और व्यंजन को अलग करने की इस कला को वर्ण विच्छेद कहा जाता है। आज इस वर्ण विच्छेद का अभ्यास करिए। वर्ण विच्छेद का अभ्यास करके हम कल मिलेंगे तो इसके आगे का एपिसोड बताएंगे शब्दकोश, डिक्शनरी। इसका अभ्यास कर लेंगे, अभी तुरंत डिक्शनरी बता देंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए पहले इसका अभ्यास करिएगा। कोई भी अक्षर मिले उसको तोड़िए, कोई अच्छा डाउटफुल लगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, हमको मौका मिलेगा रिप्लाई कर देंगे। 96 930 800, लेकिन तोड़ने की भरपूर कोशिश करने के बाद मैसेज करिएगा, उसके पहले मत करिएगा, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं, इस वर्ण विच्छेद टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, डिक्शनरी का कंसेप्ट बताएंगे और रा के विभेद बता देंगे। अब रा के रूप बता देंगे तब वर्णमाला में इंटर करेंगे, यही हमारा तरीका है। ऐसे सब बटोरते हुए जितनी जरूरत का सामान वर्णमाला में है सब एक जगह पढ़ा दो,
अब वो उसके लिए अलग अलग टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं, वर्णमाला में सब निपट जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। वर्णमाला हिंदी का आधार है, इसलिए हिंदी का आधार मजबूत कर रहा हूँ। ये कर लिया तो फिर सब बात खत्म। चल, बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, सदा सर्वदा आनंदित रहिए। इसी शुभकामना के साथ आज के एपिसोड में इतना ही। हम किनारे हट जाएं, आपको ऐसा ना लगे कि कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, सब देख लीजिए। और ये एक बार रिवीजन देख लें। ये हम लोगों ने वर्ण विच्छेद जान लिया बड़े अच्छे से, उसके पहले स्वर व्यंजन, उसके पहले ध्वनि वर्ण अक्षर का अंतर समझ में आ गया, उसके पहले जी ये सब जात जाजाओ या आगत वागत सब जान लिया गया, और ये सब मूल स्वर वर्ग समझ लिया गया। और आज का जो टॉपिक था ये वाली शब्दकोश वाली बात कल करेंगे। बाकी हमने वर्णमाला का जो बेसिक्स होता है वो सब क्लियर कर लिया। अब एडवांस्ड वर्णमाला पर आएंगे। कल शब्दकोश पढ़ाने के बाद एडवांस्ड वर्णमाला शुरू करेंगे। अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, दुनियादारी, बहुत कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।